everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास आपकी 114 है। ऑलरेडी हमने 13 क्लासेस कर लिया है जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्लास में होपफुली विल कंप्लीट यूनिट 3 या फिर नेक्स्ट क्लास तक की होपफुली विल कंप्लीट यूनिट 3, देन विल कंटिन्यू विद यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ईयर। सो टुडेज वी विल डिस्कस, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डेडलॉक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डेडलॉक सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। डेडलॉक सोल्यूशन, किस तरह से हम डेडलॉक का सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि डेडलॉक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, आपका सर्कुलर वेट एज वेल एज योर नॉन प्रीमेशन भी आ जाता है। तो सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना, उस चीज़ों का सोल्यूशन निकालना, किस तरह से हम निकालेंगे। स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। Now here we have one first question for the session here is, in a system n processes share m resources। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें n processes है और जिसमें m resources share कर रहे हैं, a unit that can be reserved from the released only one at a time and the maximum need of the each process does not exceed m, जो कि हर एक maximum each process जो होगा वो m resource तक ही ले सकता है क्योंकि m resource ही available है। and the sum of all the maximum needs is less than m plus n, और जो सम होगा सारे ही मैक्सिमम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है रिसोर्स की सारी आपकी m प्लस n से कम ही होनी चाहिए। तो आपको उसके बिहाफ पे बताना है कि शो दैट अ डेडलॉक कैन नॉट अकर। तो इस केस में आपको बताना है कि डेडलॉक अकर नहीं करेगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 2011 और 2012 में पूछा गया है। सो हियर वी हैव अ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। 11 और 12 में पूछा भी गया है। सोल्यूशन क्या है, सिग्मा, दिस इज अ सम ऑफ साइन एन आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जाएगा, दैट इज मैक्स ऑफ जे इज लेस देन एम प्लस एन। तो मैक्स ऑफ जे जो मैक्सिमम आपका होगा वो आपका एम प्लस एन से कम होगा, जो कि ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है। दैट वुड बी हैड रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए हियर। बी में क्या है, मैक्स ऑफ आई, जो मैक्सिमम जो आई की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, वो 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगी, उससे छोटी नहीं होने वाली है फॉर ऑल आई, जितने भी हम आई की वैल्यूज लेते हैं। प्रूफ, that is need of I equals to max I minus allocation I if there exists a deadlock state, then अगर इस केस में deadlock state exist करता है तो क्या होता है, sigma of I equals to 1 n allocation I equals to m। m होगा क्योंकि उन्होंने बोला m तक जा सकता है, एक्सीड कर सकता है, बट m प्लस n से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। यूज a, अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, सिग्मा ऑफ n i इक्वल्स टू 1 एंड मैक्स ऑफ j इज लेस देन m प्लस 1, तो इस केस में अगर हम ये लेते हैं टू गेट सिग्मा नीड आई प्लस सिग्मा एलोकेशन आई, हम सिग्मा नीड आई और सिग्मा एलोकेशन आई लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू मैक्स सिग्मा ऑफ मैक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू m प्लस n। वेयर अगर हम यूज सी करते हैं ये वाली इक्वेशन, सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 n एंड देन एलोकेशन आई इक्वल्स टू m, सेंस सिग्मा नीड प्लस m एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन m प्लस n, क्योंकि जो कि कंडीशन क्वेश्चन में बोला गया है। रीराइट टू गेट, अगर हम इसको रीराइट लिखते हैं, then sigma I equals to 1, need I is less than n here. This implies that there exists a process Pi such that need I equals to 0, since max I is greater and equals to 1. If it follows the Pi has its at least one resource that it can be released, hence the systems cannot be a deadlock state। तो उस टाइम पे अगर ये रिलीज हो जाता है रिसोर्स तो सिस्टम जो है वो आपका डेडलॉक अकर नहीं करेगा। Okay, this is what related to a deadlock solution here. Now moving ahead with reference to this only, first we'll discuss about the methods of that deadlock that we are dealing with, and then after that we'll discuss more questions related to the deadlock solution as well as related to the deadlock here and that we have to discuss here. सो हियर वी हैव मेथड्स फॉर द डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हो। यहाँ पे अगर कोई पूछता है डिफाइन द मेथड ऑफ फॉर द डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। टू प्रिवेंट अ डेडलॉक द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलिमिनेट ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशंस। जो आपके
कंडीशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, तो उसमें 4 कंडीशंस थी। तो यही आपके मेथड्स भी है कि अगर आप डेडलॉक बचाना चाह रहे हो तो आपको ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इनकी रिक्वायरमेंट को, नेसेसरी कंडीशंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये 4 कंडीशन को अगर आपने हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है डेडलॉक ऑलरेडी हट जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और अगर ये 4 कंडीशंस आ जाती हैं तो फिर डेडलॉक अकर भी हो जाएगा। So these were the 4 conditions here. First will be the mutual exclusion, the second will be the hold and wait, third will be the no preemption, and fourth will be the circular wait. These were the 4 conditions that are necessary conditions for the deadlock. If they had asked you about the necessary conditions of deadlock, you can just write it on: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. And if they ask you about the methods for the deadlock prevention, then also you have to just write it down to prevent all these 4 equation: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, as well as circular wait. To eliminate these, then we can prevent the deadlock. Okay, the first one we have is mutual exclusion. What is mutual exclusion stands for? It is necessary in any computer system that some resource memo, that is, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो नेसेसरी होता है हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि सब रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी और सीपीयू मस्ट हैव बीन एक्सक्लूसिवली allocated to the one user at a time. No other process can use a resource while it is allocated to a process. तो बेसिकली क्या होता है, नेसेसरी होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एलोकेट करते हैं एक यूज़र एक टाइम पे, और कोई other process that cannot be used the resource that is allocated to a process here. Now moving ahead, the second condition, the necessary condition, and then the method to avoid the deadlock here, that is hold and wait, and that we have here is होल्ड एंड वेट के रेफरेंस पर अगर हम बात करते हैं, देन इफ द प्रोसेस होल्डिंग सर्टेन रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस है अगर आपका सर्टेन रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है, इज डिनाइड अ फर्दर रिक्वेस्ट, इट मस्ट रिलीज इट्स ओरिजिनल रिसोर्सेज, एंड इफ रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट देन अगेन। तो क्या होता है होल्ड एंड वेट में, अगर प्रोसेस कोई एक रिक्वेस्ट को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, तो वो अगली जो फर्दर रिक्वेस्ट होती है उसको डिनाई कर देता है। डिनाई करता है मतलब थोड़े टाइम के लिए रोक देता है, और वो फिर उसके बाद जब वो जैसे ही वो रिलीज करता है तो फिर वो ओरिजिनल रिसोर्सेज जो होती हैं उसकी, वो आपका दैट इफ रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट देन अगेन इट विल अचीव दैट। So yes, with regard of this, that if the process is holding certain resources and that is denied for the, of course, the further resources, request is that it might release that the original resource, and then if required resource, then again. Okay, but then the third one we have is no preemption here. The no preemption is it could be bypassed by allowing the operating system to the deadlock resource from the process. So no preemption is mean that कि अगर पास operating system में deadlock आ जाता है resource में, तो उस प्रोसेस को पास ही नहीं होने देता, दैट इज नो preemption here. The fourth one we have a circular wait here, and the circular wait states that circular wait can be passed by if the operating system prevents the formation of a circular wait, that if it does not allow to form a circle here, then of course the circular wait can be bypassed if the operating system prevents the formation of a circle here. Now, dealing with the methods of the deadlock prevention, we have another point. A deadlock is possible only if all the forces of all the 4 of these conditions simultaneously hold in a system. जब no mutual exclusion, that hold and wait, no preemption and circular wait, ये चारों conditions एक साथ आती हैं simultaneously एक system में, तभी वो आपका deadlock बहुत possible होता है. Prevention strategies ensures that at least one of the condition is always false. और प्रिवेंशन मतलब जो प्रिवेंट करते हैं उनका डेडलॉक को, वो सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बताती है कि ये चारों में से कोई एक भी अगर प्रिवेंट कर देता है या दैट इज फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाता है तो 3 भी अगर रहती हैं तो डेडलॉक अकर नहीं करता। चारों की 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तब डेडलॉक विल बी अकरिंग हियर, बट अगर एक भी फेल हो जाता है तो इट नॉट अकर हियर, एंड डेडलॉक प्रिवेंशन strategies will ensure that at least one of the condition will be false here. Okay, now moving ahead with respect to this only that we have to discuss here is
Consider the following snapshot of a system. Here is a table that is given by the allocation that is related by the R1, R2 and R3 for the maximum, and that is R1, R2, R3 available for the R1 and R2, R3. Here there are the three process P1, P2 and P3 here. P1 process के लिए allocation जो R1 होगा that is 2, P1 process के लिए R2 allocation जो होगा वो 2 होगा, and then for the allocation R3 जो होगा वो भी 3 होगा for the P1 process here. P1 process के लिए maximum R1 जो होगा वो 3 होगा, maximum R2 जो होगा वो 6 होगा, maximum R3 जो होगा वो 8 होगा. And P1 process के लिए available जो R1 होगा that is 4, available R2 है that is 3 and available R3 that is 10 here. But with respect to the P2 that is a process 2 here, and that is R1 के लिए 2 है, R2 के लिए 0 है, और R3 के लिए 3 है. Maximum P2 के लिए जो है वो R1 आपका 4 है, P2 के लिए R2 आपका 3 है, और P2 के लिए R3 जो है वो 3 है. For next we have a process 3 here. Allocation के लिए that is R1 is a 1, P3 प्रोसेस के लिए R2 जो है वो 2 है, और P3 प्रोसेस के लिए R3 जो है वो 4 है. एंड P3 प्रोसेस के लिए R1 3 है, R2 जो है वो 4 है, और P3 के लिए R3 जो है वो 4 है. Then we have to find sum of this. Here we have a further question that what answer the following questions the Banker's algorithm. Banker algorithm को use करके आपको इसका आंसर बताने हैं. So the first question they had told you about is what the content of the matrix need. क्या content है matrix need का? What is the content of matrix need? And the second one we have here is the system is in the safe state. क्या system safe state में है? The third one is if a request from the process P2 arrives from 210, can be a request be granted immediately. क्या अगर process 2 arrive करता है 210 पे, तो क्या request उसको grant की जाएगी immediately, वो आपको बताना है. इस क्वेश्चन की अगर हमें बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन 2014-2015 में पूछा गया है, and this has repeating 2 times. So the first part जो हम solve करेंगे that is what the content of the matrix need. So there is a matrix here that is for the P1 that is P2 and for the P3 यहाँ पे R1 R2 and R3 P1 P2 P3 and R1 R2 R3 we have here is with respect to this we have to just conclude it out, and 3 minus 2 होता है 1, तो here P1 for the R1 we have here this is 1. Then we have 6 minus 2, तो वो हमारा ये देखिए यहाँ पे 6 3 minus 2 that is 1, 6 minus 2 that is 4, 8 minus 3 that will be the 5 here. तो वही यहाँ पे देखो आपको दिया गया है P1 प्रोसेस के लिए. P2 प्रोसेस के लिए हम आएंगे. P2 प्रोसेस के लिए देखें आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 minus 2 2 बचेगा, 3 minus 0 that is 3, 3 minus 3 that is 0, तो यहाँ पे आएगा 2 3 and 0. अब आते हैं P3 प्रोसेस के लिए. P3 प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं 3 minus 1 that will be the 2 here, and that 4 minus 2 that will be the 2 here, 4 minus 4 that will be the 0 here, so that is 2 2 and 0. So ये आपका कंटेंट मैट्रिक्स जो नीड है वो आपकी ये बनेगी जैसे लाइक फॉर द P1 प्रोसेस R1 is 1, फॉर द P1 प्रोसेस R2 is 4, फॉर द P1 प्रोसेस R3 is 5. P2 प्रोसेस के लिए यदि बोलते हैं तो R1 2 है, P2 प्रोसेस के लिए R2 आपका 3 है, और P2 प्रोसेस के लिए R3 आपका 0 है. P3 प्रोसेस के लिए बात करते हैं तो R1 2 है, P3 प्रोसेस के लिए R2 2 है, और P3 प्रोसेस के लिए R3 जो है वो आपका 0 है. Now coming to the next point we have here is that the second point what they had told to ask they had asked about it. So this is the system is in safe state. आपको बताना है कि system जो है वो safe state में है. That what you have to tell. Related to this the first point we have related that is the system is in the safe state is P1 process, that is P1 process needs 1 comma 4 comma 5, okay, as they had state, and available is a 4 3 and a 10 here, and need in the greater than available CPU selects next process. क्योंकि ये आपका greater है as compared to this, तो ये आपका available जो आपका available है वो ज़्यादा बड़ा है, तो available से ज़्यादा बड़ा है, तो that will it moves to the next process. Yeah. तो P2 के लिए अगर हम देखते हैं for the P2 process, if I'm talking about that P2 needs 2 3 0 and available is 4 3 10, and that need is less than available, need is less than available, and यहाँ पे need जो है वो greater थी available से, यहाँ पे need जो है वो आपकी less है available से. Put release all resources and available resources, तो we will P2 जो है वो आपका all resources को release कर देगा available resources के लिए. तो उसमें क्या आएगा हमारे पास जो available resource है 4 3 10, तो 4 3 10, और हमारे पास जो नीड रिसोर्स है वो है 230. अब इनको ऐड करेंगे 4 को यहाँ पे 2 से ऐड करेंगे 4 प्लस 2 दैट इज 6, या जो 3 है 3 प्लस 0 दैट इज 3, एंड 10 प्लस 3 दैट इज 13. तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास 6 3 13 बनेगा, एंड दैट विल
will be the right here. Okay, this is that the system is that safe or not, we are referencing to this. Now moving ahead, we have here is the another point with reference to this only, the P3 needs. अभी तक P2 needs के बारे में डिस्कस किया है. P3 needs, that is 2,0 we have here. So 2,2,0 की जो बात आती है, and available is 6,3,13 here. So 2,2,0 and available is 6,3,13. Need is less than available. Need जो है वो less है आपके available से. So P3 release all the resources and available resources are. तो P3 जो है वो रिलीज कर देगा सारे रिसोर्सेज को, और अवेलेबल रिसोर्सेज जो बचेंगे वो 6,3,13 6,3,13 प्लस दैट इज 1,2,4. और तो हमारा क्या होगा 6+1 दैट इज 7, 3+2 दैट इज 5 एंड 13+4 दैट इज 17. तो ये हमारे पास जो बचेगा दैट इज 7,5,17 हियर. अब P1 के नीड्स के बारे में बात करते हैं. P1 नीड्स इज 1,4,5 एंड अवेलेबल जो है 7,5,17 है. नीड इज लेस देन अवेलेबल. जो नीड है वो आपकी लेस है एज कम्पेयर टू द अवेलेबल हियर. सो द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट, क्योंकि नीड जो है वो आपकी कम है एज कम्पेयर टू द अवेलेबल हियर. तो सिस्टम जो है वो आपका सेफ स्टेट में है. सेफ सिक्वेशन जो बनेगा वो हमारे P2, P3 एंड P1 बनेगा. ये सबसे पहले P2 होगा, फिर P3 होगा और फिर P1 होगा. दिस विल बी द sequence will be. Now moving ahead, the third point and the third part what they had asked you, if a request from a P2, जो बोला गया कि P2 अगर request करता है that arrives for 2,1,0, can the request be granted immediately. जब उसने arrive करा और 2,1,0 के लिए वो बोल रहा है, तो क्या उसको request जो है वो grant की जाएगी immediately. So process P1 request 2,1,0, this request is less than need. तो जो P1 request हो रही है 2,1,0, ये रिक्वेस्ट जो है वो आपके नीड से कम है. Need for the process P1 is that is your this available is 145 and available resources is 4,3,10 here, and the request is 2,1,0, and after allocating to P1 the need matrix will be here. That is for the P1 process, P2 process and P3 process, the R1 resource, R2 resource and R3 resource here. So here for this is P1 resource के लिए R1 जो होगा वो 0 होगा, and P2 के लिए R2 जो होगा वो 3 होगा, P1 के लिए R3 जो होगा वो 5 होगा. P2 की बात करते हैं तो R1 आपका होगा 2, R2 जो होगा वो 3 होगा और R3 जो होगा वो 0 होगा फॉर द P2 प्रोसेस. या P3 प्रोसेस की बात करते हैं तो R1 आपका 2 होगा, R2 जो है वो 2 होगा और R3 जो होगा वो 0 होगा. This is the whole need matrix will be that is 0, 3, 5, 0, 2, 3, 0 and 2, 2, 0 here. Now moving ahead with respect to this here only, that we have to discuss here. As you can see here that available जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है. So as of if a request from the P2 arrives to 210, then can be request be granted immediately. हमें बताना था, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसके प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस क्या आपके आ रहे हैं, और इस तरह से हमने जो प्रोसेस बताए भी थे कि प्रोसेस 1 के लिए आपका R1 क्या होगा, प्रोसेस 2 के लिए R1 क्या होगा, प्रोसेस 3 के लिए R1 क्या होगा, एंड देन आप सेम वाइज मैंने प्रोसेस 2 के लिए R1, प्रोसेस 3 के लिए R1 एंड प्रोसेस 4 के लिए R1 बताया था. प्रोसेस 3 के लिए बताया था R1, R2 एंड R3. तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी. अब इसके बाद बात करते हैं कि अवेलेबल मैट्रिक्स क्या बची है. अवेलेबल मैट्रिक्स जो बनती है दैट इज 2, 1, 10 here. Okay, now moving ahead with this only, that need of any process is never satisfied by granting the process P1. कोई भी नीड जो होगा किसी प्रोसेस की होगी तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करती कि आप P1 रिक्वेस्ट ने अगर जो 2, 1, 0 रिक्वेस्ट किया हुआ है, so that the system be blocked. Therefore the request of the process P1 that is 210 here, okay, and that cannot be granted immediately. As what the question is said that अगर 210 P2 आपका कर रहा है, अराइव हो गया है, तो आपको क्या P1 उसको परमिट करेगा, P1 की रिक्वेस्ट को परमिट करेगा? तो नहीं, वो उसको नहीं परमिट करेगा क्योंकि P2 प्रोसेस ऑलरेडी इन प्रोसेस है.
Now we have another question here, that is the question that is this, consider a system with a 5 process. एक system है जिसमें 5 process है and 3 requesters हैं, 3 resources हैं, R1 R2 R3 type, and at a time to follow the snapshot of the given system has been taken here. So this is the snapshot of a given table where जहाँ पे 5 process है, process 1, process 2, process 3, process 4 and process 5. ये process ID है, process 1, process 2, process 3, process 4, process 5 के लिए एलोकेटेड रिसोर्स जो है वो R1 R2 R3 तीन रिसोर्सेज हैं। मैक्सिमम जो आपके हैं R1 R2 R3 एंड अवेलेबल जो रिसोर्सेज है R1 R2 एंड R3 है। लेट्स गो थ्रू विद द टेबल हियर। P1 रिसोर्स के लिए एलोकेटेड R1 जो है वो 1 है, एलोकेटेड R2 जो है वो 1 है, और P1 प्रोसेस के लिए R3 जो एलोकेटेड है वो 2 है। मैक्सिमम के लिए जो प्रोसेस 1 के लिए R1 4 है, मैक्सिमम इज R2 फॉर प्रोसेस 1 इज 3 एंड मैक्सिमम फॉर R3 फॉर प्रोसेस 1 इज 3। अब अवेलेबल की बात करते हैं। अवेलेबल प्रोसेस 1 के लिए R1 आपका 3 है, प्रोसेस 1 के लिए R2 आपका 1 है और R3 आपका जो है वो 0 है। लेट्स गो थ्रू विद हियर इज P2 प्रोसेस के लिए। P2 प्रोसेस के लिए आपका एलोकेटेड R1 जो है वो 2 है एंड R2 जो है वो 1 है और R3 जो है वो 2 है। फिर आपके P2 प्रोसेस की बात करते हैं तो P2 प्रोसेस के लिए मैक्सिमम जो R1 है आपका वो दैट इज अवेलेबल इज 3, देन वी हैव 2 हियर R2 एंड देन 2 इज R3 हियर फॉर द प्रोसेस 2 रिस्पेक्टिवली। नाउ प्रोसेस 3 के लिए बात करते हैं तो एलोकेटेड R1 जो है वो 4 है, R2 जो है एलोकेटेड वो 0 है, और R3 जो एलोकेटेड है वो 1 है फॉर द प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 3 की बात करते हैं तो मैक्सिमम R1 जो है वो 9 है, मैक्सिमम R2 जो है वो 0 है और मैक्सिमम R3 जो है वो 2 है। For process for 4 here, then R1 allocated is 0, R2 for process 4 allocated we have 2 here, and R3 that is allocated for the process 4 is 0। मैक्सिमम की बात करते हैं प्रोसेस 4 के लिए R1 आपका 7 है, R2 5 है और R3 आपका 3 है। प्रोसेस 5 की बात करते हैं तो R1 एलोकेटेड 1 है, R2 आपका 1 है और R3 आपका 2 है। प्रोसेस 5 के लिए R1 जो आपका है वो 11 है, R2 आपका 2 है और R3 आपका 3 है। तो ये इस टाइप का आपका टेबल है जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, ये 5 प्रोसेस के रिस्पेक्ट में और वो जो 3 रिसोर्सेज हैं उनके रिस्पेक्ट में। ओके, so now moving ahead we have here some of the question related to this table. The question we have, the first question that is determine the total amount of resources of each type। हर एक टाइप का आपको टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बताना है पहले वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाले में है that considered the need matrix को कंप्यूट करना है आपको नीड मैट्रिक्स को। थर्ड इज डिटरमाइन इफ द स्टेट इज सेफ और नॉट यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम, और आपको डिटरमाइन करना है कि जो स्टेट है आपकी वो सेफ है कि नहीं सेफ है बाय यूजिंग अ बैंकर्स एल्गोरिथम हियर। अब इसकी बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आपका 2013 और 14 में पूछा गया है एंड 2 टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पे द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ ईच टाइप दैट इज सम ऑफ एलोकेटेड प्लस अवेलेबल। तो अगर आपको टोटल अमाउंट रिसोर्स का चाहिए, हर एक टाइप का अगर टोटल अमाउंट आपको निकालना है तो आप सम ऑफ एलोकेटेड, जितना एलोकेटेड दिया हुआ है उसको और प्लस जो अवेलेबल है उनको, दोनों को अगर आप एलोकेटेड और अवेलेबल को जोड़ लोगे तो आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा रिसोर्स का हर एक टाइप का। सो लेट्स गो थ्रू विद द टेबल हियर। एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोसेस जो दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रोसेस आपको प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 दिए हुए हैं, और यहाँ पे एलोकेटेड दिया हुआ है जो कि रिसोर्स R1 है, R2 है, R3 है। अवेलेबल की बात करते हैं तो R1, R2 एंड R3 है। नाउ फॉर द प्रोसेस 1 अगर हम बात करें, प्रोसेस 1 के लिए एलोकेटेड रिसोर्स जो R1 है वो 1 है, R2 जो है वो 1 है और R3 जो है वो 2 है। प्रोसेस 1 के लिए अवेलेबल रिसोर्स जो है वो 3 है, R1 R2 1 है और R3 0 है। प्रोसेस 2 की बात करते हैं तो एलोकेटेड R1 है 2, एलोकेटेड R2 है 1 और एलोकेटेड R3 है 2 फॉर द प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 3 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस 3 के लिए एलोकेटेड R1 जो है वो हमारा 4 है, एलोकेटेड R2 जो है वो 0 है और एलोकेटेड R3 जो है वो 1 है। प्रोसेस 4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो R1 आपके पास एलोकेटेड 0 है, एलोकेटेड R2 आपका 2 है और एलोकेटेड R3 जो है वो 0 है। P5 की बात करते हैं तो प्रोसेस 5 जो कि है आपका, उसका प्रोसेस एलोकेटेड R1 जो है वो 1 है, R2 जो है वो 1 है और R3 जो है वो 2 है। तो टोटल इन ऑल टोटल अगर हम बात करते हैं सो व्हाट विल गेट हियर कि हमारे पास टोटल R1, R2 और R3 कितने हैं। तो लेट्स गो थ्रू विद द टोटल हियर। 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 4 दैट इज 7, 7 + 0 इज 7, 7 + 1 8। तो टोटल R1 जो है हमारे पास एलोकेटेड वो 8 है। इसके बारे में बात करते हैं R2 के बारे में, दैट इज 1 + 1 2, 2 + 0
2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो टोटल R2 जो एलोकेटेड है वो 5 है। अब R3 के बारे में बात करते हैं प्रोसेस 1 के लिए, दैट इज 2, 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 1 5, 5 + 0 इज 5 एंड 5 + 2 दैट इज 7, तो दैट टोटल जो आपका मिलेगा R3 दैट विल बी द 7 ईयर, तो टोटल हमें मिला क्या 8, R1 8 है, R2 आपका 5 है और R3 जो है वो 7 है। Now moving ahead, we will just compute the need matrix that what they had told in the second part of the question. So here we have a total amount of resources of each type, where R1 and R2 and R3 with respect to that. Total amount of the resource of each type जो कि अभी 8, 5 और 7, R1 8, R2 5 और R3 7 निकाला है, जो कि ये allocated के लिए था। अवेलेबल की जो बात करते हैं, दैट इज़ द टोटल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप, दैट इज़ 3 then 1 and then 0, तो ये आपके लिए अवेलेबल के लिए था। द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ ईच टाइप, अब हर एक रिसोर्स के लिए जो R1 निकला है वो 8 + 3 दैट इज़ 9, 10, 11, तो 11 आएगा। R1 R2 के लिए 5 + 1 दैट इज़ 6 एंड R3 के लिए 7 + 0 दैट इज़ 7। तो टोटल अमाउंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ ईच टाइप है, R1 आपका 11 है, आपका R2 जो है वो 6 है, R3 जो है वो 7 है, तो R1 is 11, R2 is 6 and R3 is 7 here. With respect to that, we'll do the question here, the need matrix related to that need matrix. The need matrix is, need matrix equals to maximum minus allocated. जो maximum max मिला होगा उसमें से allocated minus कर देंगे. We'll find out the need matrix here. So here we have this following table. This is the process ID for the process 1, process 2, process 3, process 4, process 5 here. Maximum जो है उसके लिए R1 resource, R2 resource and R3 resource है. Allocated के लिए भी R1, R2 and R3 resource है. नीड मैट्रिक्स इज ऑल्सो R1, R2 एंड R3। जैसे कि मैंने बोला, नीड मैट्रिक्स अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, दैट व्हाट यू विल डू इज मैक्सिमम में से एलोकेटेड माइनस कर देते हो, तो ये मैक्सिमम दिया हुआ है, R1 मैक्सिमम ये है, एलोकेटेड का ये है, R2 मैक्सिमम का ये है और R2 जो है मैक्सिमम एलोकेटेड का ये है, R3 मैक्सिमम का ये है एंड R3 एलोकेटेड का ये है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे एंड नीड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स गो थ्रू हियर दैट फॉर द प्रोसेस 1 हियर, प्रोसेस 1 के लिए R1 मैक्सिमम जो है दैट इज 4 हियर। तो हियर वी हैव फॉर दिस मैक्सिमम R1 आपका यहाँ पे 4 है और एलोकेटेड आपका 1 है, तो 4 - 1 वी विल गेट R1 फॉर द नीड मैट्रिक्स इज 3 हियर। नाउ फिर R2 के लिए केस करते हैं, फॉर 50 के लिए दैट इज 3 हियर एंड यहाँ 1, 3 - 1 दैट इज 2, तो हमारे R2 जो नीड मैट्रिक्स का मिलेगा वो 2 मिलेगा। R3 के लिए बात करते हैं प्रोसेस 1 के लिए, तो वो हमारा 3 है, R3 जो हमारा एलोकेटेड है वो 2 है, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो नीड मैट्रिक्स हमें जो मिलेगा R3 दैट इज फॉर द प्रोसेस 1 इज 1 एंड प्रोसेस 1 के लिए हमें नीड मैट्रिक्स का R1 इज 3, R2 इज 2 एंड R3 इज 1। तो आप P2 प्रोसेस की बात करते हैं, P2 प्रोसेस में यहाँ पे हमारा R1 3 है और यहाँ पे एलोकेटेड में 2 है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1, तो हमें R1 मिलेगा नीड मैट्रिक्स का 1। एंड फिर यहाँ पे बात करते हैं R2 हमारा 2 है और एलोकेटेड में R2 जो है वो 1 है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 है, R2 हमें मिलेगा नीड मैट्रिक्स का। P2 के बारे में बात करते हैं R3 के बारे में, तो R3 यहाँ पे आपका है 2 और यहाँ पे एलोकेटेड की बात करते हैं तो भी 2 है, तो 2 - 2 दैट इज़ 0, तो फिर हमें नीड मैट्रिक्स जो प्रोसेस 2 के लिए मिलेगी वो 1, 1, 0 मिलेगी। नेक्स्ट मूविंग अहेड विद द प्रोसेस 3 हियर एंड प्रोसेस 3 मैक्सिमम जो है वो हमारा R1 के लिए 9 है और आपका एलोकेटेड जो है वो 4 है, 9 - 4 दैट विल गेट 5 हियर। नीड मैट्रिक्स का R1 जो है वो 5 है। R2 के लिए बात करते हैं तो दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, 0 - 0 तो वो 0 ही होगा, तो हमें नीड मैट्रिक्स का जो प्रोसेस 3 के लिए R2 मिला है दैट इज 0। नेक्स्ट हियर इज 2 एंड दिस इज 1, 2 - 1 दैट इज 1, सो नीड मैट्रिक्स का R3 जो है वो आपको मिलेगा 1। सो द सीरीज फॉर द प्रोसेस 3 for the need matrix we have 5, 0, 1। नेक्स्ट फॉर द P4 here, P4 के लिए हमारा R1 जो है वो 7 है एंड allocated R1 is 0, 7 - 0 then we get 7 only, the need matrix R1 will be 7 here। मैक्सिमम का R2 is 5 and allocated का 2 है, तो 5 - 2 that will get 3 here, that need matrix of R2 is 3 and यहाँ पे R3 जो मैक्सिमम का है that is 3 and this is 0, 3 - 0 then we get 3 here। P5 की बात करते हैं, P5 का मैक्सिमम is 11 and allocated is 1, तो 11 - 1 that is 10 here एंड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 that is 1 एंड 3 है R3 आपका P5 का और यहाँ पे आपका 2 है, तो 3 - 2 that is 1। तो हमारे पास जो P5 के लिए सीक्वेंस जो नीड मैट्रिक्स सीरीज मिली वो 10, 1 एंड M1 है। तो ये हमारे पास नीड मैट्रिक्स पूरी अवेलेबल हो चुकी है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 के लिए रेस्पेक्टिवली 321, 110, 501, 733 and 1011। Now this is the need matrix that has been completed, that in the second state what they had told. The third state is
स्टेट इज और नॉट यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम, तो आपको स्टेट करना है कि वो है या नहीं है, हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो स्टेप्स फॉर द सेफ स्टेट, अभी हमें पहला स्टेप के लिए जो सेफ स्टेट यूज करना पड़ेगा। सेफ स्टेट के केस में पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ फर्स्ट इटरेशन है। फर्स्ट इटरेशन क्या बताता है, process P1 needs is 3, 2, 1 and the resource available with the system is 3, 1 and 0. Okay, so here this need is greater than available, that is कि need जो है वो आपकी बड़ी है as compared to the available here. So the reason for the first situation we have here where need is 3, 2, 1 is greater than available, that is 3, 1, 0 here. So the condition is false and algorithm selects the next process for the resource allocation. तो क्योंकि condition false हो रही है इस वजह से हमारे जो algorithm है वो दूसरे process को select करेगा resource allocation के लिए। Next the second process we have process P2 जो process है that need matrix is 1, 1, 0 and the resource available with the system is 3, 1, 0. Here need is less than available, that is तो need क्योंकि less है आपकी available से, that is need is 1, 1, 0 and that is less than available, that is 3, 1, 0 here. So condition will be the true here. An algorithm allocates required resource to that process P2 after the completion of the work. Process P2 release and all the resource, so the resource available with the system is increased, and so अब जो new available हमारे पास जो है that will be new available equals to previous available and allocated of a particular process. तो previous available जो हमें थी वो 3, 1, 0 थी, प्लस हमने लगाया allocated of particular process जो है 2, 1, 2 है, तो 3 + 2, तो हमारे पास न्यू अवेलेबल क्या होगी 3 + 2 5, 1 + 1 that is 2 and 0 + 2 that is 2। तो हमारे पास अवेलेबल न्यू अवेलेबल जो मिलेंगे वो 5, 2, 2 है, R1, R2 and R3, so 5, 2, 2 here. Here for the process 3 we will deal with the process 3 P3 needs is 5, 0, 1, ये need है matrix है, and the resource available with the system is 5, 2, 2. Here need is less than available, यहाँ पे need जो है वो आपकी less है available से, need is 501 and available is 522. Condition is true, condition true होगी क्योंकि need आपकी कम है as compared to the available here, and algorithm allocates required resource to that process P3 process, and after the completion of work process that P3 release all the resources so that the resources available with the system are increased. तो इसी वजह से जो P3 प्रोसेस है वो सारे ही रिसोर्सेज को कंप्लीशन जैसे काम हो जाता है ऐसे ही वो रिलीज कर देगा सारे ही रिसोर्सेज को कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सिस्टम के इंक्रीज हो जाए। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड विद दिस दैट वी हैव टू कंक्लूड हियर। सो हियर विद न्यू अवेलेबल की अगर हम बात करते हैं तो न्यू अवेलेबल इक्वल्स टू प्रीवियस अवेलेबल एंड द एलोकेटेड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो प्रीवियस अवेलेबल मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 5, 2, 2 जो कि अभी हमने निकाला है, प्लस और जो हमारे पास एलोकेटेड पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज 4, 0, 1, तो 5 + 4 दैट इज 9 here and 2 + 0 that is 2 and 2 + 1 that is 3। तो न्यू अवेलेबल जो हमारे पास आएगी वो 9, 2, 3 है। ओके, फॉर द प्रोसेस 4 की अगर हम बात करते हैं प्रोसेस P4 नीड इज 7, 3, 3। तो नीड जो प्रोसेस 4 की है वो 7, 3, 3 है, एंड द रिसोर्स अवेलेबल सिस्टम इज 9, 2, 3। योर नीड इज ग्रेटर देन द अवेलेबल, तो नीड जो है वो ग्रेटर है अवेलेबल से, सो need is greater 7, 3, 3 that is greater than available that is 9, 2, 3। the condition is for need matrix जहाँ पे आपकी need आगे बढ़ती है तो अवेलेबल से, तो वो आपका फॉल्स हो जाता है कंडीशन। अगर नीड छोटी होती है कंपेयर टू द अवेलेबल तो फिर वो ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट। ओके, फॉर दैट condition is false and algorithm selects the next process for the resource allocation. Now coming to the process 5 that is of P5 process, P5 need is 10, 1, 1 and resource available with the system is 9, 2, 3। here need is greater than the available, that is यहाँ पे need जो है वो आपकी बड़ी है as compared to the available, तो statement false हो जाएगा for sure। here need is greater than available, that is need is 10, 1, 1 that is greater than available 9, 2, 1। condition is false। an algorithm selects the next process for the resource allocation here। तो यहाँ पे बेसिकली एक लूप कंप्लीट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके,
here one loop is completed, again we start for the remain three process, that is P1, P4 and P5, क्योंकि P1 and P4 and P5 जो है उसके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट निकला था, तो जैसे P1 आपने कंप्लीट कर लिया, फिर P2 कंप्लीट कर लिया, P3 कंप्लीट कर लिया, फिर P4 कंप्लीट कर लिया, P5 कंप्लीट कर लिया, तो उसमें से जो कंप्लीट हो चुके हैं तो वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि P2 कंप्लीट हो चुका है, P3 कंप्लीट हो चुका है, P4 P5 और P1 नहीं कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही कंप्लीट होकर 5th तक पहुंचेगा फिर उसके बाद से फिर वो लूप स्टार्ट करेगा, फिर P1 से शुरू करेगा, P4 एंड देन फिर P5, जब तक वो पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। सेकेंड इटरेशन में क्या होता है, सेकेंड इटरेशन दैट इज फॉर द प्रोसेस P1, P4 एंड P5, क्योंकि P1 और P4 और P5 आपके नहीं कंप्लीट हुए हैं, यू नो ये बच्चे में हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आए थे, तो इस वजह से इन प्रोसेस के लिए जो सेकेंड इटरेशन है वो इन प्रोसेस के लिए रहेगा जो बचे हुए होंगे, जैसे P1, P4 एंड P5। फॉर दिस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो प्रोसेस P1 के लिए होगा, दैट इज प्रोसेस 1 नीड इज 3,1,2 एंड रिसोर्स अवेलेबल विद द सिस्टम इज 9,2,3। हियर नीड इज लेस देन अवेलेबल, अब यहाँ पे जो नीड है वो लेस देन है अवेलेबल से, सो दैट मीन्स दैट द नीड इज 3,1,2, अवेलेबल इज 9,2,3, तो नीड इज लेस देन अवेलेबल का मतलब नीड कम है अवेलेबल से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा हियर द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि नीड जो है वो आपकी कम है एज कम्पेयर टू द अवेलेबल, तो ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड एल्गोरिथम allocates the required resources to that process, that is of P1 process, and after completion of a work a process P1 releases all the resources so that resource available with the system are increased। जैसे वो P1 रिसोर्स को कंप्लीट कर देगा, पूरा अपना रिसोर्स से कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर वो सारे रिसोर्सेज को छोड़ देगा कि रिसोर्सेज जो सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वो एक्चुअली पहले यूज कर रहा था तो कम हो जाएंगे। न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स क्या आएगी, प्रीवियस अवेलेबल जितनी जो थी और एलोकेटेड ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो प्रीवियस अवेलेबल जो थी वो 9,2,3 थी, एंड दिस इज 1,2 ये आपका एलोकेटेड पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो 9 + 1 दैट इज 10, 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, तो न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स जो मिली है दैट इज 10,3,5 है। इसके बाद हम सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्योंकि P2 आपका ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, P3 भी हो चुका था, P4 है तो रह गया था, तो P1 और P4 और P5 रह गया था, तो उसमें हमने P1 कंप्लीट कर लिया है। सो P1 के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, P4 प्रोसेस के लिए दैट वी हैव प्रोसेस P4 नीड्स 7,3,3 एंड द रिसोर्स अवेलेबल विद द सिस्टम इज 10,3,5, सो हियर नीड इज लेस देन नीड इज लेस देन अवेलेबल, so the need is 7,3,3 and available is 10,3,5, so that is less। कंडीशन इज ट्रू फॉर दिस बिकॉज नीड अगर छोटी होती है अवेलेबल से तो कंडीशन ट्रू होती है, फॉर देन algorithm allocates required resource to the process and that is P4 process here। After the completion of the work, process P4 releases all the resources so that resource available with the system will be the increase। So न्यू अवेलेबल जो हमारे पास है दैट इज जो प्रीवियस अवेलेबल रहेगा प्लस एलोकेटेड ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस है। अब प्रीवियस अवेलेबल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 10,3,5 एंड एलोकेटेड ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस दैट वी हैव 0,2,0। न्यू अवेलेबल मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी दैट इज 10 + 0 दैट इज 10, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 0 दैट इज 5, तो 10,5,5। प्रोसेस P5 के लिए देखेंगे क्योंकि प्रोसेस P1 और P4 के लिए ऑलरेडी प्रोसेस 2 हो चुका है, कंडीशन विल बी ट्रू। प्रोसेस 5 के लिए चेक करेंगे, प्रोसेस 5 नीड इज 10,1,1 एंड रिसोर्स अवेलेबल इज इन द सिस्टम इज 10,5,5। हियर नीड इज लेस देन, नीड जो है वो लेस देन है अवेलेबल के, तो ऑब्वियस सी बात है नीड लेस देन है तो ट्रू होगा स्टेटमेंट। नीड इज 10,1,1 एंड अवेलेबल इज 10,5,5, सो द कंडीशन इज ट्रू हियर। So the condition is true and the algorithm allocates required resource to that process, that is P5 process, and after the completion of work, process P5 releases all the resources so that resource available with the system are increased। So क्या होता है, जो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो एल्गोरिथम उसको एलोकेट कर देता है उस रिक्वायर्ड रिसोर्स को, और उसके बाद P5 प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट उसका काम हो जाता है वो अपने सारे ही P5 प्रोसेस या जो भी प्रोसेस होता है वो आपका सारे ही प्रोसेस को रिलीज कर देता है, रिसोर्स को रिलीज कर देता है कि वो रिसोर्सेज बढ़ जाए, अवेलेबल हो जाए सिस्टम में। अब न्यू अवेलेबल निकालेंगे, न्यू अवेलेबल इज प्रीवियस अवेलेबल एंड एलोकेटेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। प्रीवियस अवेलेबल है 10,5,5 और एलोकेटेड ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस इज 1,1,2। 10 + 1 that is 11, 5 + 1 that is 6 and से 5 + 2 that is 7, तो हमारे पास न्यू अवेलेबल जो मैट्रिक्स रहेगी वो 11,6,7 होगी। अब सेफ सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोसेस आपका सही हुआ था, प्रोसेस कंडीशन 2 हुई थी वो P2 हुई थी, फिर आपके बाद P3 हुई,
फिर P3 के बाद P1 हुई, फिर से हमने लूप चलाया तो P1 हुई, फिर उसके बाद फिर P4 हुआ और फिर उसके बाद फिर P5 हुआ। तो जो सेफ सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा P2, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 1, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। तो ये आपका सेफ सीक्वेंस बनता है। ओके, तो जब सीक्वेंस निकालना पड़ेगा तो आपको इस तरह से लूप चलाते रहना जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आप सेफ सीक्वेंस नहीं बना सकते हो। जब कंप्लीट हो जाएगा फौरन आप सेफ सीक्वेंस बना के उसको कंप्लीट कर सकते हो। Now moving ahead, we have another question, and that is in a repeat, in a respect of the banker's algorithm, discuss whether the system is a safe or unsafe. If the system is safe, show how it is possible for all the users to compute. तो आपको बताना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ बैंकर्स algorithm के रिस्पेक्ट पे बताना है कि ये जो सिस्टम है, ये जो इन्होंने यहाँ पे बना के दिया करंट लोन और मैक्सिमम नीड, तो उसके हिसाब से ये सेफ है कि अनसेफ है, और अगर ये सिस्टम सेफ है तो आपको बताना है कि हर एक यूजर इसको कैसे कंप्यूट कर सकता है। सो लेट्स गो थ्रू विद द टेबल फर्स्ट, एंड हियर दिस टेबल इज, यहाँ पे यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 एंड यूजर 4 है। तो करंट लोन जो है वो यूजर 1 के 2 है, यूजर 2 के 4 है, यूजर 3 के 5 है, यूजर 4 के 0 है। फॉर द मैक्सिमम नीड की यूजर 1 के लिए 6 है, यूजर 2 के लिए 7 है, यूजर 3 के लिए 6 है अगेन, एंड यूजर 4 के लिए 2 है, और अवेलेबल जितना है वो है 1 यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इसकी रिक्वायरमेंट को देखो, यूजर 1 जो है वो 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 4 दैट मीन्स 6 माइनस 2 दैट इज 4 हियर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम नीड माइनस करंट लोन, आप लिख सकते हो मैक्स माइनस करंट लोन। 6 minus 2 that is 4, 7 minus 4 that is 3, यूजर 2 के लिए 6 minus 5 that is 1, and of course as well 2 minus 0 that is 2। तो हमारे पास यूजर 1 के लिए निकला 4, यूजर 2 के लिए निकला 3, यूजर 3 के लिए निकला 1, यूजर 4 के लिए निकला 2, और यहाँ पे जो अवेलेबल है वो भी 1 ही है। ओके, इस केस के बिहाफ में हम अगर आगे सोल्यूशन को कवर अप करते हैं, देन वी हैव हियर, so here for the safe sequence, the user 1 and the user 2 need is greater than the available, so that user 3 need is equals to the available user 3 need 1, and available is 1. The new available is 6 here, and that because user 3 release all resources, then user 4 and user 2 less than the available, that is 6. So new available is 6. ये हम bankers algorithm use कर रहे हैं for the safe sequence here. Again, user 1 need is 4 and available is 6. New available that is equals to 8. Lastly, user 2 requires 3 more available in 8. So new available will be to 12, and the safe sequence is as follows, that it will complete first user 3, user 4, then user 1 and then user 2. So the system is in the safe mode. तो ये system जो है वो आपके safe mode में, क्योंकि complete हो चुका है। पहले यूज़र 3 वाला कंप्लीट हुआ, फिर यूज़र 4 वाला, यूज़र 1 वाला, फिर यूज़र 2 वाला। तो सिस्टम जो है वो आपके सेफ मोड में, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या ये सेफ मोड में है, तो यस इट इज़ इन द सेफ मोड। Now talking about the next topic and the last topic of the session, then we will discuss more related topic in the next coming classes. The question in last topic we have is deadlock can be avoided. क्या deadlock हम हटा सकते हैं आने से पहले ही, या हम उसे avoid कर सकते हैं? So yes, there is a point. Deadlock avoidance depends on the additional information about the long-term resource need of each process. तो deadlock avoidance आप इस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना additional information आपको कितने टाइम के लिए रिसोर्स के लिए चाहिए हर एक प्रोसेस इंडिविजुअल के लिए। The system must be able to decide whether the that incrementing resources safe or not, and only make the allocation when it is safe. तो आपको सिस्टम को ये अश्योर होना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए क्या ये पर्टिकुलर जो आपका रिसोर्स है या ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए क्या सेफ है कि नहीं। अगर सेफ है तब तो आप उसको एलोकेट कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू टेक दैट प्रिकॉशन, और फिर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। When a process is created, अब मान लो प्रोसेस क्रिएट हो गया है, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इट मैक्सिमम क्लेम, वो अपना मैक्सिमम क्लेम डिक्लेयर कर सकता है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट रिसोर्स द रिसोर्स मैनेजर कैन ग्रांट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिसोर्स आर अवेलेबल। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो जाता है जो, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है डिक्लेयर किया जाता है कि वो मैक्सिमम क्लेम कर सके। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट रिसोर्सेज है तो रिसोर्स मैनेजर जो होगा वो ग्रांट करेगा रिक्वेस्ट को कि रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है वो उसको यूज़ कर सके। Now moving ahead, we have here, this is for example, if the process P1 requests the resource held by the P2, then make sure that the P2 is not waiting for the resource held by the first process P1. And this is a sort of a diagram where you can just show the safe and unsafe state.
यहाँ पे एक साइड पे अनसेफ स्टेट है, एक साइड पे सेफ स्टेट है। जहाँ पे सेफ स्टेट है वहाँ पे डेडलॉक नहीं आता, जहाँ पे अनसेफ स्टेट है वहाँ पे देखो डेडलॉक दिख रहा है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैड डिस्कस्ड हियर। इन रिगार्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, हमने यूनिट 1 इसमें कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, कर्नल्स, सिस्टम कॉल्स, बूटिंग पीसीज, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिया है, सिस्टम कंप्रेंशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, रिडेंडेंट कर्नल्स, मोनोलिथिक माइक्रोलिथिक कर्नल्स, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, मल्टी यूज़र सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें हम रियल टाइम सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, तो वो सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बैच प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस चैप्टर 2 दैट इज़ योर यूनिट 2 हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोसेस था, जैसे कंकरेंट प्रोसेस, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कंकरेंसी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर प्रॉब्लम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम, डेकर्स सॉल्यूशंस, पीटरसन सॉल्यूशंस, सेमाफोर्स, test and sets operation, classical problem in the concurrency, in the dining philosophy problem, sleeping, and a problem, स्लीपिंग बाबर प्रॉब्लम भी किया था, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड स्कीम्स एंड प्रोसेस जनरेशंस किए थे। फिर यूनिट 3 पे आए तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें हमने सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस की थी। ओके, यूनिट 3 में जिसमें प्रोसेस एंड थ्रेड्स आते हैं, जो कि हमारा प्रोसेस एंड थ्रेड्स, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्टेट, थ्रेड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। मल्टी थ्रेडिंग डिस्कस किया है। उसके रेफरेंस में हमने शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम, शेड्यूलर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दैट इज पीसीबी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स एंड सिस्टम डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, अब डिटेक्शन पढ़ रहे हैं, रिकवरी एंड डेडलॉक, ये सारी चीज़ें भी बची हुई है। उसके बाद हम यूनिट 4 करेंगे, जिसमें हमने मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिक्स आपके जो बेयर मशीन्स होते हैं, रेसिडेंट मॉनिटमेंट्स मॉनिटर्स होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विद द फिक्स्ड पोजीशंस होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशंस होते हैं, प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं, पेजिंग सेगमेंटेशन, paged segmentation, virtual machine concept, demand paging and performance of demand paging, then page replacement algorithm, thrashing, cache memory organization locally of references, वो सब हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूनिट 5 एंड लास्ट होगा, जिसमें हम 2 चैप्टर को इन ऑल कंप्लीट करने वाले हैं। एक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होगा, डिस्क शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, इनपुट आउटपुट बफरिंग, डिस्क स्टोरेज, डिस्क शेड्यूलिंग और रेड, file system, file concept, file organization, access mechanism, file directories and file sharing, file system implementation issues, file system protection and security. All these we'll discuss in the next coming classes. तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Thank you, thanks for supporting us, and please support us as you had support us from the starting. Thank you.